तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं बहुत सारी बड़ी अपडेट्स के बारे में। जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, एडम कोल, सीएम पंक, निक खान की लेटेस्ट इंटरव्यू, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और भाई जो आपका सपोर्ट रहा है चैनल पे पिछले कुछ 2-3 दिनों में बहुत कमाल का रहा है, इसको ऐसे हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। और न्यूज में बढ़ने से पहले मैं फटाफट बता दूं एक रिमाइंडर कि असली अखाड़ा का नया पॉडकास्ट यानी कि समर स्लैम की रेटिंग प्लस रिव्यू, ये दोनों चीजें जो है एक पॉडकास्ट के अंदर हमने करी है, तो आप जरूर जाके चेकआउट करें एक डिटेल्ड पॉडकास्ट समर स्लैम के बारे में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और अब आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी इसको सुन सकते हैं। अब पहली अपडेट की हम बात करते हैं जो कि आती है गाइस रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के रिगार्डिंग, और क्या इनके ओरिजिनल प्लान्स थे और अब WWE ने चेंज कर क्या प्लान्स को कर दिया है। तो ये माना जा रहा है कि 2023 में होने वाली समर स्लैम जो कि होगी गाइस आई थिंक ऑर्लिंगटन टेक्सास के अंदर, वहां पे एक्चुअली में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच जो है वो बुक करा जाने वाला था 1-on-1, यानी कि आज से 2 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। और 2022 के लिए ऑब्वियसली जो आने वाली रेसलमेनिया हॉलीवुड के अंदर, वहां पे रोमन रेंस और रॉक का मैच होता, लेकिन WWE ने इस पूरी चीज को फास्ट ट्रैक कर दिया है और रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर का जो मैच है अब या तो क्राउन ज्वेल यानी कि अक्टूबर में या फिर सर्वाइवर सीरीज यानी कि नवंबर में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट है क्योंकि ऑब्वियसली कल जो समर स्लैम में हुआ उसके बाद हम जानते हैं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ बड़ा तो होने वाला है और रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर का मैच डाउन द लाइन भी होगा, हमें देखने को मिलेगा। अब मेरी प्रेडिक्शन आई थिंक यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही जाने वाली है क्योंकि फिन बैलर आई थिंक मैच लड़ेंगे रोमन रेंस के साथ एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, जहां पे रोमन रेंस अपना टाइटल जो है वो रिटेन कर लेंगे। उसके बाद गाइस ब्रॉक लेसनर के साथ उनकी स्टोरी लाइन को स्टार्ट करा जा सकता है। तो ये करंट प्लान्स माने जा रहे हैं और रॉक के बारे में भी आपको अपडेट दूंगा इस वीडियो के एंड में, डेफिनेटली उसके लिए बने रहें। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये भी रोमन रेंस के रिगार्डिंग है गाइस, और कैसे उन्होंने रिएक्ट करा ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के ऊपर। और बेसिकली जो उनकी ट्वीट थी पे पर व्यू के बाद, उसमें उन्होंने ये लिखा कि धीरे धीरे करके सारे लोग वापस आते हैं अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करने के लिए, और ये बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो पहले जॉन सीना आए, अब उन्होंने एक्नॉलेज करा और जैसे उसकी बारी खत्म हो गई तो ब्रॉक लेसनर भी लाइन में लगा हुआ है। रोमन रेंस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और अनमूव्ड लग रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रॉक लेसनर के आने से, ऐसा लग रहा है, और उनके कैरेक्टर में जो है अभी भी बहुत ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। अगली स्टोरी की बात करें तो ये भी रोमन रेंस के ऊपर है भाई। सारी न्यूज मैंने कंपाइल कर दी एक साथ, और इस समर स्लैम के पहले की इंटरव्यू है जो बीटी स्पोर्ट्स पे रोमन रेंस ने दी थी, और वहां पे उनको पूछा गया था कि अगर फ्यूचर में तुम्हारी ब्रॉक लेसनर के साथ एक फ्यूड होती है तो पॉल हेमन किसकी साइड देगा। अब किसको पता था कि वो इंटरव्यू के एक दिन बाद ही हमें ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की टीजर देखने को मिल जाएगी और लेसनर WWE में वापस आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे रोमन रेंस ने बोला कि ऑब्वियसली मेरे को ही वो चुनने वाले हैं द ट्राइबल चीफ, क्योंकि मैं उनको आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी के ऊपर लेकर आया हूं, और जो भी पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर के साथ करा है वो उनका पास्ट है, वो हिस्ट्री है जिसकी तरफ उनको वापस जाने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो रोमन रेंस इस चीज में भी काफी कॉन्फिडेंट थे कि पॉल हेमन जो है उनकी साइड पे बने रहेंगे, भले ही उनका अपोनेंट ब्रॉक लेसनर हो जाए। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना जब इन दोनों का मैच होता है तो पॉल हेमन की गाइस उसमें इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से रहेगी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये है रिगार्डिंग जॉन सीना, और ऑब्वियसली ऑफ एयर स्टफ हमने देखा कि ब्रॉक लेसनर ने सीना को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाई, तो लोग सोच रहे हैं कि अब सीना भी अगले पेपर व्यू में आएंगे, तो इसका आंसर है नो। जॉन सीना का रन जो है WWE में फिलहाल हो चुका है खत्म, और किसी को आइडिया नहीं है कि अगली बार वो कब वापस आएंगे। उनकी हॉलीवुड की कमिटमेंट्स हैं जो कि उन्होंने पहले से ही साइन करके रखी हुई हैं, और अब उन प्रोजेक्ट्स की तरफ जॉन सीना फोकस करने वाले हैं। जो उनका रोल था मनी इन द बैंक से लेकर समर स्लैम तक था, उसमें उन्होंने कमाल के हमें कुछ मोमेंट्स दिए हैं, लेकिन अब गाइस सीना का जो रोल है खत्म हो चुका है। और इसकी वजह से ही जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो लेसनर वाली F5 हमें ऑन एयर क्यों नहीं दिखाई गई, इस वजह से ही क्योंकि वो स्टोरी लाइन में कोई रोल भी प्ले नहीं करती, वो सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो वहां पे आए थे समर स्लैम में, ताकि उनको घर भेजा जा सके एक खुशी के पॉइंट पे। तो गाइस ये उसका रीजन है। और अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्टिंग पॉइंट एक ये भी है कि जॉन सीना सितंबर 10 की स्मैकडाउन के लिए जो है एडवर्टाइज करे जा रहे हैं, और माना जा रहा है कि वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाली है। इसकी वजह से सीना वहां पे एक शायद डार्क मैच लड़ने के लिए आएंगे, और टीवी पे वो हमारे को शो के टाइम पे नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर वहां पे वो अपीयर होते हैं, क्या वो ऑन टीवी होंगे, वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो निकी बेला ऐसा लग रहा है कोशिश कर रही थी समर स्लैम में जाने की, लेकिन उनको किसी ने घुसने नहीं दिया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट डाली जहां पे वो किसी लास वेगस के बार के अंदर बैठी हुई हैं और वहीं से वो समर स्लैम को एंजॉय कर रही हैं। अब रीजन नहीं पता कि आखिर क्यों WWE ने निकी बेला को अलाउ नहीं करा, या फिर वो गई अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन कुछ टाइम पहले वो अपनी मतलब अपीयरेंस टीज कर रही थी समर स्लैम के लिए, लेकिन वैसा कुछ हम जानते हैं देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो भाई आस्का हमें बहुत समय से रॉ पे नहीं देखने को मिल रही, और कुछ दिन पहले रूमर्स आ रहे थे कि आस्का जो है उनकी इंजरी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस WWE के पास करंटली उनके लिए कोई प्लान्स ही
ही नहीं है क्रिएटिवली, इसकी वजह से आस्का हमें रॉ पे नहीं देखने को मिल रही। और इस चीज के ऊपर इस न्यूज पे आस्का ने एक ट्वीट करा और लिखा कि भाई नहीं, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सब कुछ गलत है और जो भी इसका पब्लिशर है मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ इसको यहाँ से हटाओ, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ट्रूथ नहीं है और सिचुएशन जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अब मेरी प्रिडिक्शन ये भी रहेगी कि आस्का कल रॉ पे हमें वापस आती हुई देखने को मिलेंगी और शार्लेट के अगेंस्ट उनकी फ्यूड देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसके अलावा आखिर बचा ही कौन है जो एक्चुअली में शार्लेट को चैलेंज कर पाए। क्या अलेक्सा ब्लिस वो कर सकती हैं, उसमें भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। तो आई थिंक कि आस्का वापस आ सकती हैं और अभी उनके फ्यूचर को लेकर भी डाउट बना हुआ है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई थी अब वो क्लेम कर रही हैं कि फॉल्स हैं। तो गाइस ये भी जानना इंटरेस्टिंग होगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो आज NXT टेकओवर में से जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है वो है एडम कोल का, कि क्या वो WWE के साथ बने रहेंगे या फिर नहीं। और मैं आपको इस पे अपडेट देने वाला हूं कि जो WWE NXT की हम बात करें तो एडम कोल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। उनका कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली जुलाई में एक्सपायर होना था, लेकिन टेक ओवर तक उन्होंने एक शॉर्ट एक्सटेंशन को साइन करा है। अब हम जानते हैं कि रिसेंटली विंस मैकमैन की पर्सनल मीटिंग हुई थी एडम कोल के साथ और रिपोर्ट्स बता रही थी कि अप टू $1 मिलियन तक का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा गया एडम कोल को। तो क्या अब वो मेन रोस्टर पे जाएंगे वो भी देखना इंटरेस्टिंग है। लेकिन गाइस काफी ज्यादा टीज ये भी मिल रही है कि शायद वो AEW को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कल ही रॉ पे एडम कोल अपना डेब्यू कर लें और उनको एक बड़े वे में इन्वॉल्व करा जाए शो के अंदर। लेकिन गाइस वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके बारे में कोई रिपोर्ट्स नहीं है। कॉन्क्रीट रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एडम कोल और NXT का रिश्ता जो है खत्म हो चुका है। और AEW की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी यंग बक्स ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है एडम कोल को गाइस, और उनके ट्विटर पे उन्होंने एक लिंक डाला पहले वीडियो का जो कुछ घोस्ट से रिलेटेड है, और मैं आपको बताता हूं ये सेंस कैसे बनाता है। उन्होंने अपनी हेडर इमेज भी चेंज करी ट्विटर पे, जिसमें केनी ओमेगा और मैट जैक्सन घोस्ट बस्टर्स की आउटफिट पहन के बैठे हैं। निक जैक्सन जो है वो घोस्ट बने हुए हैं। और यहाँ पे गाइस ये इन्होंने एक गिमिक प्ले करा था न्यू जापान में एक इवेंट में 2016 के अंदर, और जो बीइंग द एलीट का एपिसोड नंबर 54 है कर्टन कॉल, वहां पे हमें देखने को मिला था कि एडम कोल को ऑफिशियली डेड कर दिया था, मार दिया था उन्होंने अपनी सीरीज से, और वहां पे उनको एक घोस्ट की तरफ वो याद करते हैं। तो आई थिंक ये घोस्ट वाला जो पूरा रेफरेंस है वो एडम कोल की तरफ इशारा करता है, और इस पूरी चीज पे मतलब चिंगारी को आग बनाने में मदद कर रही है ब्रिट बेकर, क्योंकि उन्होंने सोचने वाली इमोजी पोस्ट करी इस यंग बक्स के बायो वाली पोस्ट के ऊपर। तो आई थिंक गाइस ऑल एलीट रेसलिंग में जाने का भी जो चांस है एडम कोल का ज्यादा है काफी, और अगर उनको WWE मेन रोस्टर में उतनी होप नहीं दिख रही तो डेफिनेटली वो अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ या फिर बाकी इतने सारे जो उनके फ्रेंड्स हैं AEW रोस्टर के अंदर उनको ज्वाइन करना भी पसंद करेंगे। तो ये बड़ा पॉइंट है गाइस इस डिस्कशन में कि क्या इस समय एडम कोल WWE को चूज करेंगे या फिर AEW। आप क्या चाहते हैं देखना मुझे कमेंट्स में नीचे बताएं। अगली स्टोरी की बात करते हैं तो बेकी लिंच वापस आ चुके हैं हम जानते हैं, और भाई जो उन्होंने एक्टिंग करी थी पूरी मतलब क्राउड के साथ सेलिब्रेट करना, इतना हंसना खेलना, वो तो लग रहा था कि बेकी लिंच बिल्कुल बेबी फेस है। लेकिन PW इनसाइडर की तरफ से जानने को मिलता है कि बेकी विल नाउ बी अ टॉप हील ऑन स्मैकडाउन। जी हाँ, कैरेक्टर चेंज अचानक से ही कुछ भी मतलब चल रहा है, और बेकी लिंच को एक बार फिर से हील बनाने की कोशिश WWE करेगी। और ये भी बात मानी जा रही है कि जो साशा बैंक्स की अपीयरेंस थी वो कोई इंजरी इशू की वजह से कैंसिल नहीं हुई, और उसका एक्चुअल रीजन अभी भी हमको जानने को नहीं मिला। ये भी माना जा रहा है कि बेकी का जो रिटर्न था ओरिजिनली ड्राफ्ट के बाद के लिए प्लान करा गया था, यानी कि अक्टूबर में, लेकिन इस चीज को भी रश करा गया क्योंकि साशा बैंक्स की रिप्लेसमेंट चाहिए थी WWE को, और उनको 26 सेकंड में जितवाने का जो डिसीजन है वो 100% विंस मैकमैन का था। रिपोर्ट बताती है कि विंस को ऐसा लग रहा था कि अगर 26 सेकंड में बेकी हरा देती हैं बियांका को तो उनका रिटर्न और भी ज्यादा मस्त बन जाएगा और लोग बेकी को और भी ज्यादा जो है लाइक करने लग जाएंगे। लेकिन इस सब के बाद कॉन्ट्राडिक्शन में रिपोर्ट ये भी आती है कि वो एक हील होने वाली है स्मैकडाउन पे। तो भाई सारी चीजें इधर उधर फैल रखी हैं, और बियांका के साथ बेकी की फ्यूड अब होने वाली है गाइस फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो AEW रैम्पेज में सारे बात कर रहे थे CM पंक के बारे में, लेकिन एक बंदा ऐसा क्राउड में बैठा हुआ था जो कि शायद बहुतों को दिखा नहीं होगा, और वो थे ब्रे वायत। जी हाँ, ये फोटो जो आप देख रहे हैं इस समय क्लियरली पता लग रहा है कि जो बंदा बैठा है वो ब्रे वायत है, और डेव मेल्जर ने ऑलरेडी ये बात बता दी है कि मोस्ट लाइकली जो अगली डेस्टिनेशन ब्रे वायत की होगी वो ऑल एलीट रेसलिंग होगी। अभी 100% कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है और ब्रे वायत टॉक्स में है टोनी खान के साथ, लेकिन अगर वो स्पेशली जा रहे हैं भाई रैम्पेज का इवेंट अटेंड करने के लिए तो भाई कोई ना कोई बातचीत तो चली रही होगी। तो ब्रे वायत इज गोइंग टू AEW ऐसा लग रहा है, और उनका जब नॉन कम्पीट क्लॉज होगा खत्म तो वहां पे वो चले जाएंगे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि द फील्ड का कोई साइन लेके आ गया था समर स्लैम के अंदर, और बिल्कुल वो रिंग साइड पे गाइस देखने को मिल रहा था आई थिंक प्री शो में, और रिपोर्ट से हमें बताती हैं कि उस बंदे के पास WWE के ऑफिशियल्स आए, काफी ज्यादा बहसबाजी हुई, लेकिन एट द एंड उन्होंने साइन जो है इस बंदे से छीन लिया, और फील्ड का साइन वो कहीं भी अरीना में अलाउ नहीं कर रहे थे। तो ये कमाल की बात है कि WWE अभी भी मर्चेंडाइज बेच के फील्ड की उससे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर कोई साइन ले आए तो वो नहीं चाहते कि उनके किसी जो सुपरस्टार अब उनसे लिंक नहीं है उसके बारे में
बात हो। तो भाई ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, जहां पे सीएम पंक ने तोड़ दिया सारा रिकॉर्ड प्रो रेसलिंग टीज का, क्योंकि उनकी जो नई टी शर्ट है AEW की 24 घंटे में अभी तक हिस्ट्री में वेबसाइट की सबसे ज्यादा बिकने वाली टी शर्ट बन चुकी है। इससे पहले ब्रोडी ली रिकॉर्ड को होल्ड कर रहे थे, उससे पहले स्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब सीएम पंक ने वो रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। नंबर एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि कितनी टी शर्ट्स बिकी हैं, लेकिन नाउ सीएम पंक इज ट्रेंडिंग। हम जानते हैं यूट्यूब पे उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग में आ रही है, हर जगह उनके बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेटली एक बड़ी डील है AEW के अंदर। और अब वो डायनामाइट में आके भी क्या बोलेंगे उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। और आज की फाइनल स्टोरी गाइस, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव बड़ी स्टोरी जिसको मैंने एंड के लिए बचा के रखा है, और ये है निक खान की इंटरव्यू विद एरियल हेलवानी, जो कि फिर से BT स्पोर्ट पे देखने को मिली। और निक खान एक ऐसा नाम है जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ रहा है, जिसको बहुत सुनने को मिल रहा है। हम उल्टा सीधा बहुत बोल रहे हैं निक खान के बारे में, लेकिन फाइनली वो आया इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और कुछ बातें उन्होंने भी बताई। तो इस इंटरव्यू से मैंने गाइस पहले कुछ पॉइंट्स लिए, और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये था जब उनसे पूछा गया कि इतने सारे सुपरस्टार्स रिलीज क्यों हुए हैं, और उन्होंने ये बात बोली कि देखो भाई, हर स्टार को हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि क्या ये हमारे लायक है या फिर नहीं, क्या ये बंदा बिजनेस में एक नीडल मूव कर सकता है, क्या कोई डिफरेंस मेक कर सकता है इस टाइम पे या फिर आने वाले फ्यूचर में, और अगर वो हमें नहीं लगता तो हम उसको रिलीज कर देते हैं। अब ऑब्वियसली उनसे डायरेक्टली ब्रे वायत वगैरह के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन इससे ये पता लगता है कि WWE के थॉट्स ब्रे वायत के बारे में क्या थे, कि ये बंदा हमारे किसी काम का नहीं है और इसको हम इतने पैसे क्यों दें, तो इसको हम रिलीज कर देते हैं। तो ये बहुत शॉकिंग था गाइस जानना। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात करी कि हम कभी अपने कॉम्पिटिशन को नहीं देखते हैं, हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं और आगे कैसे ग्रो करना है, ये बात उन्होंने बोली। उनसे ये भी पूछा गया था कि भाई तुम्हारा क्या कहना है उस बारे में, जब फैंस तुम्हारे को इतना रिसेंटली बोल रहे हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाई उन बंदों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता जो मेरे क्लोज नहीं है। अगर फैमिली फ्रेंड्स या फिर मेरा कोई नोन बंदा मुझे वो बात बोले तो ही मुझे फर्क पड़ता है। एक और चीज उन्होंने बोली कि भाई ये जो रिलीजेस का डिसीजन है ये लेता कौन है, आखिर किसकी पावर है, तो वो कहते हैं क्रिएटिव टीम, पॉल लेवेक, ट्रिपल एच, मैं और विंस मैकमैन सारे मिलकर डिसाइड करते हैं, लेकिन हमारा सबका एक ही बॉस है, दैट इज विंस, और 100% जो फाइनल डिसीजन होता है वो विंस मैकमैन ही लेते हैं कि इस बंदे को रिलीज करना चाहिए या फिर नहीं। तो जो लोग निक खान को ब्लेम कर रहे थे इतने समय से, वो अब ये भी सोच सकते हैं कि भाई हाँ, विंस मैकमैन ने अगर निक खान को भी कुछ बोल दिया तो निक खान कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट भी गाइस काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रिसेंटली निक खान ने इसके बारे में बात करी थी कि WWE इज ओपन फॉर बिजनेस। तो उनसे पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, और वो कहते हैं कि देखो हम एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां पे हमने इतनी सारी डील्स कर रखी हैं अलग अलग कंपनीज के साथ, तो जब भी हमारे पास कोई कॉल आती है, कोई हमें पिच करना चाहता है, तो हम उसके बारे में बात सुनते हैं। और उनसे ये भी पूछा गया कि क्या WWE सेल करने के कोई भी प्लान्स है, तो उन्होंने ये बात नहीं बोली कि भाई एकदम की नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई बंदा आता है और हमसे बोलता है कि हमें WWE खरीदनी है, तो हम फोन को काटेंगे नहीं, वी आर रेडी टू टॉक। और वो कहते हैं कि हम पूछेंगे अच्छा बताओ तुम्हारा ऑफर क्या है, कितने पैसे तुम देना चाहते हो। लेकिन ये बात उन्होंने जरूर बोली कि करंटली इस पॉइंट पे किसी के साथ कोई डील नहीं हुई या फिर किसी ने ऐसा कोई ऑफर नहीं करा है WWE को खरीदने का। और वो कहते हैं हमारा एक ही विजन है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी को और ज्यादा ग्रो कैसे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। और वैल्यू बढ़ाने की बात करूंगा गाइस, तो उन्होंने एक मजाक में चीज बोली कि अगर मेरा बस चलता तो मैं स्मैकडाउन को 8 घंटे का और रॉ को 4 घंटे का बना देता, क्योंकि फिर हम और भी ज्यादा पैसा कमा पाते। ऑब्वियसली एक जोक था। उन्होंने बोला कि 3 घंटे की रॉ और 2 घंटे की स्मैकडाउन हमारे लिए एक परफेक्ट पैटर्न है। और फाइनली जो पॉइंट था इस इंटरव्यू से जो निकल के आया रॉक के बारे में, उनसे पूछा गया था रॉक के रिटर्न का, और उन्होंने बोला देखो हम हमेशा कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में रहते हैं ड्वेन जॉनसन के साथ, उसके शेड्यूल के बारे में बात करते रहते हैं, और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी उसके साथ काम करने के लिए तो WWE हमेशा उस चीज के लिए रेडी रहेगी। तो वो भी हिंट दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं रॉक का कुछ ना कुछ सीन बन सकता है WWE के साथ गाइस, और ये जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ये थी आज जैम पैक न्यूज की वीडियो, मैंने सारी अपडेट्स एक ही के अंदर डाल दी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी गाइस। अगर ऐसा है तो लाइक करें, अपने ओपिनियन सभी स्टोरीज के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।